हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे मेंस इन 300 टॉपिक्स और पीएसआईआर करंट अफेयर्स का पार्ट है ये, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स देखो इंडिया में काफ़ी ज़रूरी हैं, क्योंकि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने सारे इश्यूज़ अराइज होते हैं। चाहे आपको छोटे से छोटा काम करना हो या कोई भी आपको प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके लिए क्या होता है, पब्लिक ग्रीवेंसेस के लिए कोई एक जगह है नहीं है, जो कि हमें पता भी नहीं होता कि अब ये प्रॉब्लम को लेके हमें कहाँ जाना है। तो इसी वजह से अभी एआई का टाइम आ रहा है, तो अगर एआई बेस्ड कोई ऐसा सिस्टम भी बन जाए जहाँ से रिफॉर्म्स ऐसे लिए जाएं कि हमारे ग्रीवेंसेस को भी अच्छे से और जल्दी से जल्दी एड्रेस किया जाए, तो ऐसे सिस्टम की हमें नीड है। तो इंडिया में एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, गवर्नमेंट मशीनरी की अकाउंटेबिलिटी बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे इनिशिएटिव्स ओवर द ईयर्स लिए गए हैं ताकि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस हैं उनको मॉडर्नाइज़ किया जाए और एक हमारी जो सर्विस डिलीवरी है सिटीजन्स के प्रति उसको इम्प्रूव किया जाए, बेसिकली गवर्नमेंट की। तो ये न्यूज़ में क्यों है? इस वजह से क्योंकि गवर्नमेंट ने फंड अप्रूव किए हैं। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की ये जो स्कीम लाई जा रही है, रीवैम्प की जा रही है, और ये स्कीम है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस की। तो इसी के चलते हम लोग ये टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। जो थोड़ा सा यहाँ पर लिखी लिखाई बातें हैं वो आप पढ़ सकते हो खुद भी। मैं आपको थोड़े से इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंटर्स बताऊंगी और थोड़ा सा समझा दूंगी, सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा टॉपिक। सो दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisis.com। यहाँ पर आप जाओगे तो स्पेशल कोर्सेज में आपको मेंस इन 300 टॉपिक्स मिल जाएगा। ये कोर्स मेंस इन 300 टॉपिक्स का पार्ट है। देन कोर्सेज पर आप जाओगे, जनरल स्टडीज़ के मेंस फाउंडेशन कोर्स का भी ये पार्ट है, यहाँ से आपको डिटेल्स मिल जाएगी। एंड देन ऑप्शनल्स में पीएसआईआर ऑप्शनल का भी पार्ट है। पीएसआईआर ऑप्शनल में करंट अफेयर्स वाला पार्ट यहाँ से कवर हो जाएगा आपका। पहले तो मैं आपको इसकी मिनिस्ट्री ही बता देती हूँ कौन सी है। ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन्स में आती है स्कीम, और इम्प्लीमेंटेशन पीरियड क्या है, 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल के अंडर आता है ये। तो अभी इसके अलग अलग वर्टिकल्स हैं, जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है ये, रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस। तो हमारी ग्रीवेंस रिड्रेसल की क्वालिटी इंप्रूव करेगा। 10 स्टेप सीपीग्राम्स रिफॉर्म्स है ये। एआई असिस्टेड रिड्रेसल रहेगा, जहाँ पर अभी एक ही जगह पर ग्रीवेंस पोर्टल सारे मिल जाया करेंगे और टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर्स को, सो दैट स्मूथ हो जाए ये फंक्शन। अब इस स्कीम की ना यूटिलिटी काफ़ी है, क्योंकि ये इंटरनेशनल एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एक्टिविटीज़ के लिए रिसोर्सेज यूटिलाइज़ करने के लिए यूज़ की जाती है। फिर नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड स्कीम, इन सब चीज़ों के लिए ये स्कीम जो है यहाँ पर रिफॉर्म किए गए। तो इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है, सिटीजन्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देना ताकि वो एक ही जगह अपनी ग्रीवेंसेस लॉन्च कर पाएँ। जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड मान लो कोई प्रॉब्लम आती है जिसमें टाइमली रिड्रेसल नहीं हो पाता, इतने चक्कर काटने पड़ते हैं, पता ही नहीं है सबसे पहले तो जाना कहाँ पर है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व किया जा सकता है इस स्कीम के थ्रू। तो नीड तो काफ़ी है इस पर्टिकुलर स्कीम की, कि कॉम्प्लेक्सिटी है गवर्नेंस में, उसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप हमारा चेंज हो रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। करप्शन रिड्यूस होगी, सर्विस डिलीवरी इंप्रूव होगी, अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव होगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या नीड है। डिसेंट्रलाइजेशन को भी स्ट्रॉन्ग करता है। दैन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि आप जितने भी डिजिटल टूल्स मिल रहे हैं उसको आप गवर्नेंस के में क्यों नहीं यूज़ कर सकते, उससे बेटर हो जाएगा ना गवर्नेंस का प्रोसेस। देन प्रोफेशनलिज्म भी प्रमोट करना यहाँ पर एक नीड है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, इसके बहुत सारे ऐसे फीचर्स यहाँ पर बताए गए हैं। एक सेंट्रलाइज पोर्टल असेसिबिलिटी मिल जाएगी ऑनलाइन या मोबाइल ऐप के थ्रू। ग्रीवेंसेस लॉन्च कर पाएंगे सिटीजन्स अपने, उनका स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं, अपडेट्स रिसीव कर सकते हैं। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ को इंटीग्रेट कर देगा, तो अलग अलग जगह पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि इंटीग्रेटेड सिस्टम आपको यहाँ पर मिल गया। फिर आपका रेगुलर आप मॉनिटरिंग कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो पूरा मैकेनिज़्म, ताकि अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो जाए। ठीक है, कुछ चैलेंजेस भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो चैलेंजेस से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक दो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स इसके बता सकती हूँ। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन प्रमोट करने के लिए काफ़ी बार कहा गया है ताकि लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया जाए। तो आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ये बेसिकली इक्वालिटी, देन आपका फ्रीडम या फिर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें बताते हैं, जो कि एक रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस सिस्टम्स को इन्वॉल्व करता है। बहुत सारी इसमें कमिटीज़ भी इन्वॉल्व रही थी, जैसे कि ARC है,
एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। तो ये कमेटी 1966 में बेसिकली फॉर्म की गई थी मोरारजी देसाई की चेयरमैनशिप में। तो इसमें बेसिकली क्या था कि आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कुछ मेजर्स लिए गए थे, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई थी ताकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को एड्रेस करने के लिए। उसके बाद आई थी सेकंड ARC, ठीक है। तो सेकंड ARC 2005 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी वीरप्पा मोइली की चेयरमैनशिप में, जिसमें जितने भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ थे उस टाइम के या गवर्नेंस में जो भी चैलेंजेस थे वो एड्रेस करने के लिए यहाँ पर की गई थी। रिकमेंडेशंस भी प्रोवाइड किए गए थे एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी को एनहांस करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। अब यहाँ पर क्या है, चैलेंजेस भी बताए गए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के ब्यूरोक्रेसी से रेजिस्टेंस मिलता है, बहुत आसान तो नहीं है इम्प्लीमेंट करना चेंजेस। फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत रहता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में, वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो ब्यूरोक्रेसी की ऑटोनॉमी को कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। फिर पॉलिटिकल विल का भी प्रॉब्लम है यहाँ पर, है ना, कि कितने लोग ये काम करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में। कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स है, हमारे पास बजट नहीं है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर हमारा ख़राब है, वेस्टेड इंटरेस्ट रेजिस्टेंस है, बेसिकली लोग अपने ही हित में अपनी सारी चीज़ें करना चाहते हैं, ठीक है। जितने भी पावरफुल लोग हैं वो अपने फेवर में चीज़ें चलाना चाहते हैं। इस वजह से केस स्टडीज़ यहाँ पर कुछ दी गई हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए, सेकंड ARC कमीशन, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जैसे कि 2005 में इंट्रोडक्शन हुआ था, तो उससे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ी है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है। फिर डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव हुआ था 2015 में, जिसने इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया था। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स में इनफैक्ट बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए थे, जैसे कि यहाँ पर आप मेंशन भी कर सकते हो कि आपका आधार था, जैसे डिजिटल लॉकर आया था, फिर भारत नेट आया था। तो एक सर्विसेज को स्ट्रीमलाइन करने के लिए सारी चीज़ें आई थी और असेसिबिलिटी इंप्रूव की जाए। फिर यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स एक्ट आया था, जिसमें फेडरल एजेंसीज़ ने गोल सेट किए थे, परफॉर्मेंस मेजर किए थे। सिंगापुर का भी ऐसी पब्लिक सेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव आया था, जिसमें रिस्पॉन्सिबल एंड एफिशिएंट पब्लिक सर्विस बिल्ड करने पर फोकस किया गया था। हमारा भी तो जैसे GST लगाया गया था, ताकि जो इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर है उसको सिंप्लीफाई किया जाए और कंप्लाइंस को और स्ट्रक्चर किया जाए। तो यहाँ पर आप GST भी लिख सकते हैं। देन ई-गवर्नेंस इनिशिएटिव्स बहुत सारे लिए गए थे, जैसे कि ई-ऑफिस बनाया गया, ऐसे प्रोजेक्ट्स लाए गए। देन ई-गवर्नेंस प्लान लाया गया था, नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान था ना, और माई गवर्नमेंट पोर्टल लॉन्च किया गया था डिजिटल गवर्नेंस एंड सिटीजन एंगेजमेंट के लिए। तो ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए लाई गई थी, की गई थी। वे फॉरवर्ड से पहले यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ। यहाँ पर कुछ थिंकर्स पर्सपेक्टिव लिखे हुए हैं, तो वो आप पढ़ सकते हो, जैसे कि BR अम्बेडकर है। तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की जो इम्पोर्टेंस है उसको, उसके ऊपर काफ़ी बढ़ावा दिया है, इम्पोर्टेंस के ऊपर स्ट्रेस किया है, ताकि सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ इंडियन सोसाइटी में ख़त्म हो, उसको एड्रेस किया जाए। मैक्स वेबर हैं, उन्होंने रैशनल एफिशिएंट ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के लिए हमें बहुत ज़रूरत है ताकि इफेक्टिव गवर्नेंस हो पाए। मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए, हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बनी रहे। वुड्रो विल्सन है, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में बात की थी गवर्नमेंट एजेंसीज़ के लिए, ताकि प्रोफेशन अकाउंटेबल बनाया जाए, तो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन को अलग रखा जाए। ऐसे ही फेडरिक टेलर थे, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के ऊपर अगेन फोकस किया था ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी के लिए। अब यहाँ पर जैसे वे फॉरवर्ड दिया हुआ है, तो कुछ पॉइंटर्स हम यहाँ के भी देख लेते हैं कि अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स को स्ट्रेंथन करने की नीड है। बेसिकली आप जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं वो कोई भी काम कर रहे हैं तो अपने एक्शंस के लिए उनको अकाउंटेबल ठहराना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि उनके परफॉर्मेंस एवैल्यूएशंस होने चाहिए, डिसिप्लिनरी मेजर्स उनके ऊपर लेने चाहिए। कोई काम नहीं कर रहा है, गलत काम किया तो उसके अगेंस्ट क्या एक्शन हो रहा है, वो चीज़ें। ट्रांसपेरेंसी इन्हांस होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, ताकि जितने भी डिसीजंस मान लो लिए जा रहे हैं उनको पब्लिक किया जाए, सभी लोग उसको एक्सेस कर पाएँ। पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। लोकल लेवल पे अगर आप पावर देते हो तो कम्युनिटीज़ को ग्रास रूट लेवल पर वो एम्पावर कर देते हो आप। तो अब कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सिस्टम्स तो बना लोगे पर लोगों को यूज़ ही नहीं करना आता है ना, वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी ज़रूरी है, कि कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स ज़रूरी हैं चलाने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स के लिए भी, ताकि उनकी स्किल्स और इफेक्टिवनेस को इन्हांस किया जा सके। फिर लीगल रिफॉर्म्स लाने चाहिए, तो लीगल रिफॉर्म्स का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाए और रूल ऑफ लॉ माना जाए। जैसे एक टाइम था ना पहले के, जब कंप्यूटर्स नए नए आए थे
तो जो हमारे पेरेंट्स वाला टाइम है उनको उतना यूज़ नहीं करना आता था। आज के टाइम पे देखोगे तो आज के टाइम तो हमारे पेरेंट्स भी अच्छे से कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन वगैरह सब कुछ यूज़ कर लेते हैं, पर जब ये चीज़ें नई नई आई थी सबको यूज़ करना नहीं आता था, तो उस टाइम पर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की गई थी। एक ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया था सिस्टम्स में। पहले फाइलें चलती थी, अब ऑनलाइन सिस्टम चलते हैं, अब एक्सेल चल जाते हैं। तो अभी क्या, वो ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है ना, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, धीरे धीरे इंसान सीख जाता है, वो चीज़ करने की नीड है। अब प्रीलिम्स का भी एक टॉपिक यहाँ पर बनता है जो कि इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ये प्रोग्राम है। तो ये बेसिकली DARPG लेकर के आए थे सिंस 2007। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि सिटीजन्स के लिए 24/7 अवेलेबल रहेगा। वो अपनी ग्रीवेंसेज यहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं। एंड देन जो भी सर्विस डिलीवरी से रिलेटेड कोई भी इशू है पब्लिक अथॉरिटीज़ से, वो यहाँ पर लॉन्च किया जा सकता है। एक ही सिंगल पोर्टल रहेगा, यहाँ पर ही आप मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के जितने भी हैं यहाँ पर देख सकते हो आप। RTI मैटर्स, ये कुछ मैटर्स हैं जिनके ऊपर यहाँ पर इश्यूज़ नहीं लिए जाते हैं रिड्रेस करने के लिए। RTI मैटर्स हो गए कोर्ट रिलेटेड मैटर्स या रिलीजियस मैटर्स है। 2022 में गवर्नमेंट ने 10 स्टेप रिफॉर्म्स ऑफ CP ग्राम्स ये इम्प्लीमेंट किया था। 10 स्टेप रिफॉर्म्स कौन कौन से हैं, आप वीडियो पॉज करके यहाँ से ये पढ़ सकते हो। यूनिवर्सलाइजेशन करना, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इन्हांसमेंट, लैंग्वेज ट्रांसलेशन करना, 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं अभी इस पोर्टल पे अलॉन्ग विद इंग्लिश। ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स बनाना, बेसिकली मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स की रैंकिंग हो जाए उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। फीडबैक कॉल सेंटर होगा, ठीक है, ताकि सिटीजन से आप डायरेक्टली फीडबैक ले पाओ कि क्या चल रहा है सिस्टम। 1 नेशन 1 पोर्टल, सारे स्टेट के पोर्टल्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा और सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल्स का भी CP ग्राम्स पर एक तरीके से इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। इंक्लूसिव एंड आउटरीच, तो ग्रीवेंसेस आप आसानी से फाइल कर सकते हो, इवन दूर बैठे हो तब भी कर सकते हो। फिर उसके बाद ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग चलती है, ठीक है, जो कि इन दोनों सिस्टम्स के द्वारा चलाई जाती है, कंडक्ट की जाती है। ये दोनों स्कीम्स हैं ताकि ग्रीवेंस रेजोल्यूशन इफेक्टिव तरीके से हो पाए। प्रोग्रेस, आप पूरा प्रोसेस मॉनिटर कर सकते हो, सेंट्रल, स्टेट डिपार्टमेंट एंड स्टेट ड्यूटीज़ का भी, ठीक है, रिपोर्ट्स ले सकते हो। डेटा स्ट्रैटेजी यूनिट, तो ये बेसिकली DARPG के पर इस्टेब्लिश किया गया ताकि डेटा एनालिटिक्स आसानी से मिल पाए। ओवरऑल आप इसको यहाँ पर कंक्लूड कर दोगे। एंड एक यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया हुआ है जो कि आपको प्रैक्टिस करके और लिखना चाहिए। देखो आपकी चॉइस है, बाकी लिखना ना लिखना, बट जो भी आप आज की डेट में चूज़ करते हो वही चीज़ का रिज़ल्ट आप आगे देखोगे। अगर आप आज ये चूज़ करोगे कि हम सिर्फ वीडियो देख ली है, क्वेश्चन ठीक है, हमें पता लग गया, हम लिख लेंगे बाद में, तो फिर आपका रिज़ल्ट भी वैसा ही आएगा। अगर आप आज ये चूज़ करोगे कि ये क्वेश्चन मैं पढ़ के अभी अटेम्प्ट करके इसका आंसर लिख के दिखाता हूँ, तो फिर आपका रिज़ल्ट फिर आपको उस हिसाब से मिलेगा। तो ये आपकी चॉइस होती है हमेशा कि आप क्या अटेम्प्ट करते हो। तो यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जहाँ पर ये इन्वर्टेड कॉमा में ये दिया हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आर एसेंशियल फॉर गुड गवर्नेंस, एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी इन इंडिया। अब यहाँ तक तो ठीक है, बट मेन क्वेश्चन जो है जो आपको आंसर करना है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि आपको स्टेटमेंट को डिस्कस करना है इन द कंटेक्स्ट ऑफ रीसेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन द कंट्री। ये पार्ट पर आपको फोकस करके अपना आंसर लिखना है। तो आपको फटाफट से ये आंसर लिख के अटेम्प्ट करो, जो भी दिमाग में आता है, विदाउट थिंकिंग कि लोग क्या सोचेंगे। तो ज़्यादातर हम इसी चक्कर में रह जाते हैं। तो ये आपको अटेम्प्ट करके और कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाना है।